हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की जो क्लासेस चल रही थी उनको आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने जो पहले मूल अधिकार थे वो कंप्लीट कर लिए और आज हम बात करेंगे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या जो सिद्धांत है डीपीएसपी उनको पढ़ेंगे। जो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक ये मेंशन किया हुआ है। हम लोग इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुए हैं तो वो भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ से कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो मौलिक अधिकारों में जोड़े गए हैं उनकी भी बात करेंगे। इसके अलावा इसमें जो 3 थ्योरी है, 3 प्रकार की जो आइडियोलॉजी है जिनमें डिवाइडेड किया गया है उनकी भी बात करेंगे। जिसमें जो सोशलिज्म है जैसे समाजवादी हैं उनके आधार पर जो गांधीयन प्रिंसिपल्स है उनको लेके, इसके अलावा जो लिबरल जो थ्योरी है या जो उदारवादी दृष्टिकोण है उन तीनों को सेगमेंट में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे उनका डिस्कस करेंगे। फिर बाद में ये भी देखेंगे कि इसमें कुछ नया इनोवेशंस हुआ है कि नहीं, कुछ अपडेशन हुआ है कि नहीं, कुछ अमेंडमेंट या जजमेंट है कि नहीं। तो उन सभी के बारे में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें दिखाई देगी और जहाँ पर जरूरत पड़ी मैं आपको समझाता भी चलूँगा। वीडियो आप लोग पूरा देखिए क्योंकि जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको रियलाइज होगा कि इसमें जो कंटेंट है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हर एक आर्टिकल के ऊपर डिस्कस किया गया है। इसके साथ में इसमें कोई प्रोविजन जोड़ा गया है, घटाया गया है, सारी चीजें। दूसरा, ये न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है, इन चीजों पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जो संविधान में मेंशन किया गया है तो ये किस देश से लिया गया है मैं बता देता हूं कि जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, ये संविधान से लिए गए हैं जो आयरलैंड का संविधान है वहां से। और आयरलैंड का जो संविधान है वो किस देश की प्रेरणा से इससे मेंशन करता है तो वो करता है स्पेन से। तो मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष रूप से ये स्पेन से आया हुआ है और डायरेक्ट रूप से ये आयरलैंड के संविधान से। इसमें और क्या चीजें मेंशन हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं, आखिर मौलिक अधिकार और जो डीपीएसपी है इन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या समानताएं हैं, क्यों न्यायोचित है और क्यों अन्यायोचित है या गैर न्यायोचित है, क्यों इनको लागू नहीं किया जा सकता और फंडामेंटल राइट है उनके लिए हम लोग जो न्याय की बात है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, इनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो इन सभी चीजों पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे हम अपनी एकेडमी के बारे में। जो इंट्रा आईएएस एकेडमी है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है। आप जो मैक्सिमम एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, या फिर कोई यूनिवर्सिटी या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, उन सभी के लिए यहाँ पर क्या है, टेस्ट अवेलेबल करवाई गई है। इसके साथ में जब आप देखोगे तो आपको इसमें कई सारे जो फीचर्स है वो मिलेंगे। आपको टेस्ट के साथ में इसमें जो डिटेल्स एनालिसिस है वो भी मिलेगा। इसके अलावा इसमें मॉक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, इसके अलावा टॉपिक वाइज जो अलग से वो सारी चीजें हैं, जो स्टैंडर्ड बुक है, इसके अलावा एनसीईआरटी और सीबीएसई की जो बुक्स है उन सभी का बेस भी इसमें लिया गया है। तो इस आधार पर जब हम लोग इसको बात करेंगे तो ये आपके फीचर्स आपको वहां पर क्या होगा, आपके लिए लाभदायी उचित होगा और आपके लिए लाभदायक होगा। हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आपको अगर मुझसे कॉन्टेक्ट करना हो टेस्ट के रिगार्डिंग तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो ही कॉल करें। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और ये वेबसाइट है तो यहाँ पर जब आप जाएंगे गूगल पे और उसके फोटोज में जाएंगे या फिर इमेज में जब जाते हैं तो आपको क्या होता है कि वहाँ पर वीडियो की लिंक भी मिल जाती है यूट्यूब की। तो यूट्यूब पर जो क्लासेस चल रही है वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर भी जा सकते हैं और आप कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। और साथ में जब आप एक बार से इस चीज़ को समझ लेंगे और समझने के बाद में जब आप कंटेंट पढ़ते रहेंगे, साथ में रिवीजन करते रहेंगे और बाद में उसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो मिस्टेक्स होती है वो मिनिमाइज हो जाएगी या फिर मिनिमम होने लग जाएगी। तीसरा, फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप क्या होने लग जाएगा, ग्रोथ में आने लग जाएगा। और यही चीज़ आपके जो एग्जाम है वहाँ पर क्या होगा, जो हेजिटेशन है उसको क्या करेगी, कम कर देगी और फिर आपका जो रिजल्ट है वो बेटर देखने को मिलेगा। तो हम लोग अब आगे बात करते हैं।
इसमें जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट पेपर हैं, तो इतने सारे टेस्ट पेपर हैं इसमें। आप इसको एवरेज अगर 100 या 50 से भी अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपके एग्जाम के लिए ये मोर देन सफिशिएंट होगा। और इतना अगर आप करके ले गए तो आपको एग्जाम में दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन ये कंटिन्यू डिसिप्लिन के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ में। यहां पर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान निकालें। हम लोग पढ़ रहे थे भारत का संविधान। भारत के संविधान में हम लोग पढ़ रहे थे, हमने पहले मूल अधिकार कंप्लीट कर लिए। हम लोग अब बात कर रहे हैं संविधान का जो भाग 4 है, नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसमें जो व्यवस्थाएं हैं, आर्टिकल्स है, वो इसमें इंक्लूड किया गया है। हर एक आर्टिकल में क्या क्या चीजें हैं, उसका क्या महत्व है, क्या प्रोसीजर है, उसको कब लिया गया, उसको उस पर कोई डिस्कशन हुआ, उसके ऊपर कोई अमेंडमेंट हुआ या फिर और भी कोई जजमेंट था, कोई चीज जोड़ी गई, कोई घटाई गई, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। वो सारी चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, ताकि बैकग्राउंड आपका जो है वो मजबूत हो। और जब बैकग्राउंड अगर मजबूत होगा तो इससे क्या होगा, जब आधार मजबूत हो जाता है तो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो आपको चीजें पैरेलल लेयर बाय लेयर क्या चीजें समझ में आने लग जाती है। ये आखिर जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है या जो सिद्धांत है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, पहली चीज तो ये। दूसरा, फंडामेंटल राइट जब बना रहे थे और डीपीएसपी जब दोनों को जब मर्ज किया जा रहा है या फिर दोनों को अलग किया जा रहा था, तो इन दोनों को अलग और इनको मर्ज करने की बात जो थी वो इन फ्यूचर क्यों रखी गई, कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए जब भारत अपनी आर्थिक समृद्धि या फिर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या फिर राजनीतिक रूप से सशक्त होगा, वैसे वैसे क्या करेंगे, भारत में जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे इनमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें कनेक्ट करते रहेंगे मौलिक अधिकारों में। तो दोनों पहले एक समान थे, नियम थे। एक जो मैनिफेस्टो होता है, किसी भी राज्य का एक जो मैनिफेस्टो होता है उसमें दिया होता है कि आखिर राज्य का जो कर्तव्य है या उसकी जो ड्यूटी है या फिर उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, कैसे प्रबंधन करेंगे, जो जनता है उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होगी, यदि सरकार को आवश्यकता पड़ी तो वो जनता के लिए कोई प्रोविजन कर सकती है, कुछ योजनाएं ला सकती है या कुछ अन्य जो प्लानिंग है वो कर सकती है। और जब जरूरत पड़ी तो इनके लिए रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है। फिर अगर मान लेते हैं कि इन दोनों में कभी विवाद हो जाता है तो कहां पर इसके लिए जा सकते हैं, कौन सी व्यवस्था में जा सकते हैं और कौन सी व्यवस्था में जाने का अधिकार नहीं है, सीधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो ऐसे कई सारे जो मुद्दे थे वो सामने आए संविधान सभा में। तो उसमें एक बात सामने निकल के आई, क्योंकि जब भारत औपनिवेशिक व्यवस्था में था तो भारत की औपनिवेशिक व्यवस्था के दौरान भारत का जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो स्तर है वो इतना कम कर दिया गया, जिससे क्या हुआ कि उस समय की जो आजादी के समय की बात है और संविधान जब बनाया जा रहा था उस समय की बात है, तो भारत इतना सशक्त नहीं था तीनों रूप से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। राजनीतिक रूप से तो जो व्यवस्था चल रही थी, लेकिन हम लोग देखेंगे तो राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था का जो उत्तरदायित्व है वो जिन चीजों पर है, जैसे सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, तो ये दोनों मजबूत नहीं होगी। और सामाजिक व्यवस्था कब मजबूत होगी, जब आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। इसीलिए इन तीनों का पैरेलल चलना जरूरी है। और यही आधार देखा गया कि जब भारत का संविधान बनेगा और राज्य के अंदर या भारत के अंदर जब लोगों के ऊपर शासन किया जाएगा या लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जाएगी, तो जनता का जो इतना बड़ा एक सैलाब है, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी में जनसंख्या है, उनके लिए हम लोग, हमारे पास जो आर्थिक संसाधन है वो कम है, हमारा जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है वो बहुत कम है, पॉवर्टी लाइन में हम लोग बहुत कमजोर हैं। इसके अलावा जो भुखमरी का आधार है वो बहुत कम है। सबको खिलाने के लिए और उनके लिए उचित जो व्यवस्थाएं हैं, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी है आधारभूत व्यवस्थाएं, वो हम लोग सबके लिए व्यवस्थाएं नहीं कर पाते। लेकिन इतनी जो जरूरतें हैं भारतीय नागरिकों की वो पूरी जरूरत पूरी नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ऐसी जरूरतें जो उनके जीवन शैली को आगे बढ़ाएं, उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाएं, उसके लिए वो जो पहली जरूरतें हैं प्राथमिक स्तर की वो हम लोग पूरी करें। तो वो उसके लिए भी रखा गया कि सबसे पहले इनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है
इसके लिए हम लोग क्या करें, इसके लिए व्यवस्था करें। पहले यदि इन तीनों का उल्लंघन होता है तो इनके लिए जो व्यवस्था है कि इनके लिए जो पनिशमेंट की व्यवस्था है या फिर इनके लिए जो न्याय की व्यवस्था है या फिर इनके खिलाफ कोई भेदभाव नहीं हो, इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं हो, इसके खिलाफ जो राज्य है वो अपना मनमानी जो रवैया है वो ना अपनाए, राज्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, ऐसे कई सारे आधार सामने निकल के आए। तो उसमें कहा गया कि भारत 8% समय, आजादी के समय की बात है, संविधान का जो निर्माण हुआ उस समय की बात है। तो उस समय कहा गया कि आज के समय के दौरान जो भारत के पास जो व्यवस्था है या जो संसाधन है जिनके आधार पर हम लोग आज तय कर सकते हैं कि भारत आगे कैसे चलेगा और उनके लिए क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जा सकती है। जब भारत धीरे धीरे सशक्त होता रहेगा या फिर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से जैसे सशक्त होगा या फिर आर्थिक रूप से हम लोग उन्नति करेंगे, वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, जो डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें जो प्रोविजन दिए होंगे उन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, जो मौलिक अधिकार है, इनके जो राइट्स है इनमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। लेकिन जो प्राथमिक राइट्स है, जो जरूरत है, वो सारे पहले क्या किए गए, जहां पर गारंटी की व्यवस्था की गई, न्यायोचित की व्यवस्था की गई, ये सारे आधार रखे गए किसमें, जो मूल अधिकार थे उसके अंदर। इसके अलावा जो बाकी चीजें जरूरत की थी वो सारे जो आगे राज्य जन कल्याण या वेलफेयर के आधार पर या जो कल्याणकारी व्यवस्थाएं हैं इनके लिए राज्य क्या व्यवस्था करेगा, तो उसका प्रोविजन जो है वो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें रखा गया। वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, इनके लिए कुछ पैरामीटर रखे गए, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्योंकि जब ये चीजें समझ रहे हैं आप धीरे धीरे कि आखिर इनका ओरिजिन जो है और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सीधी सी बात है इसमें, क्योंकि भारत का जो व्यक्ति है या फिर भारतीय जो समाज है वो अभी भी मतलब बहुत पिछड़ा हुआ है और शोषण से अभी भी निकल के आया है। लेकिन आगे शोषण ना हो, सरकार इनके ऊपर कोई मोनोपोली या फिर राष्ट्र के अंदर इनको ये चिंता ना सताए कि राज्य के जो संसाधन है वो केवल एक व्यक्ति के पास में, एक सोसाइटी के पास में, एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के पास में या फिर एक नस्ल के लोगों के पास में या फिर कुछ पूंजीवादी जो लोग हैं उनके पास में ना हो। तो संसाधनों का जो वितरण है वो न्यायोचित हो, पहली चीज ये। दूसरा, यहां पर सबको समानता का जो अधिकार है जिसमें ऐसा कोई त्रुटि ना हो, ऐसा कोई त्रुटि नहीं हो जिसके आधार पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, तो इनके लिए वो व्यवस्थाएं रखी गई है। फिर यह कहा गया कि जो शक्ति का केंद्रीकरण है उसका आधार ना होके इसमें क्या हो गया, शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए, मतलब सत्ता और शासन जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में ना रहे। इसके लिए क्या गया, शक्तियों का वितरण किया जाए। इससे क्या होगा कि भय, पहला डर, इसके अलावा जो तानाशाही व्यवस्थाएं और तानाशाही जो मानसिकता होती है, मोनोपोली की जो व्यवस्था होती है या फिर जो केंद्रीकरण की, शक्ति का दुरुपयोग करने की, तो ये जो जितनी भी सारी चीजें हैं ये विडंबनाएं आगे जाके देखने को ना मिले। इसीलिए राज्य के ऊपर ये क्या किया गया, राज्य की शक्ति को सीमित किया गया, जो राज्य की शक्ति थी उसको लिमिट किया गया और इसके आधार पर कहा गया कि राज्य का यह दायित्व है कि वो यहाँ के जनता के लिए जितने विषय मानव के जीवन और प्रकृति से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए क्या करेंगे, ये व्यवस्था करेंगे जिसमें राष्ट्र हित को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। और राष्ट्र हित होगा इसका मतलब राष्ट्र हित में क्या चीजें आएगी कि वहां के जो जनता है, वहां के रहने वाले जो नागरिक है उनके हितों का संरक्षण हो, चाहे वो भोजन के आधार पर, चाहे वो शिक्षा के आधार पर, वो पोषण के आधार पर, वो चिकित्सा के आधार पर, इसके अलावा वो रोजगार के आधार पर, इसके अलावा वो जो न्यायोचित व्यवस्था है उनके लिए या फिर उनके लिए जो पुलिस प्रशासन है वो, इनके लिए जो कृषि के जो आयाम हैं उनके लिए, रोजगार के जो अन्य आयाम हैं वो, नवाचार के जो व्यवस्था है, भ्रमण की व्यवस्था है, इसके अलावा इनके लिए जो और जितने भी है जिसमें महिला सशक्तिकरण है, बच्चों के लिए बात की गई है, जो बूढ़े बुजुर्ग वृद्धजन हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्थाएं हैं, इनके लिए जो संरक्षण के आधार हैं, पर्यावरण का आधार रखा गया। तो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन सभी का ध्यान रखा गया। अब इन सभी के लिए राज्य क्या करेगा, तो उनके लिए हम लोग बात करते हैं। तो अब मैं कुछ चीजें बता देता हूं समरी करके। पहली चीज तो ये कि ये आयरलैंड की संविधान से व्यवस्था ही है और आयरलैंड ने किस देश से प्रेरणा ली है, ये स्पेन से ली है। अब देखते हैं कि जो
डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये गैर न्यायोचित है। मतलब इनमें दिए हुए जितने विषय हैं, इनमें दिए हुए आर्टिकल में जितने विषय हैं, यदि इनके खिलाफ राज्य अगर मालूम न्याय ना करे या उनको लगे कि मेरे जो ये आर्टिकल्स में दिए हुए जो व्यवस्थाएं हैं ये मेरे ऊपर लागू नहीं हो रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जुडिशरी के पास जा सकता हूँ। तो उसके लिए वो गारंटी की व्यवस्था नहीं रखेगी। नहीं तो इसमें दिए हुए आधार जो हैं अगर उनके आधार पर चले गए तो जुडिशरी है वो संकट में आ जाएगी इस मामले में। तो उसके लिए क्या गया कि जो पहली प्राथमिक व्यवस्था है जो मौलिक अधिकारों में रखा गया, ये भी एक तरीके के अधिकार ही हैं। डीपीएस में दिए हुए हैं वो भी अधिकार है, लेकिन एक न्यायोचित है और एक गैर न्यायोचित है। इनको जो डीपीएस में है इनको समय के अनुसार जरूरत या आवश्यकता के अनुसार जब भी भारत आर्थिक रूप से सशक्त होगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, इन प्रोविजनों के लिए भी व्यवस्था करते रहेंगे। इसीलिए आधार रखे गए, लेकिन पहले प्राइमरी जो जरूरत थी वो हम लोग किए गए, कारण क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हम लोग क्या थे, सशक्त नहीं थे, इसलिए। अब हम लोग बात करते हैं आगे। इनके 3 इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुए, दूसरा इनके कुछ सप्लोज भी जोड़े, इसके लिए इसमें जो कुछ संशोधन हुए उनकी भी बात करेंगे। इसके अलावा जब आप देखोगे तो इसके 3 आधार जो मैंने बताए, एक समाजवाद का आधार, एक समाजवाद का, दूसरा समाजवाद मतलब कि सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए जो व्यवस्था है वो राज्य के हाथ में होनी चाहिए। दूसरा गांधीयन आधार, जो गांधीयन आधार है वो कहता है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, और शक्ति का विकेंद्रीकरण हो और जो व्यवस्था ऊपर है उसको ग्राउंड लेवल तक लेके जाना चाहिए। जैसे पंचायती राज की व्यवस्था यहां से, पंचायती राज की व्यवस्था हम लोग बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो जो राजस्थान का जो नागौर जिला है वहां का जो बगदरी गांव है वहां पर, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को ये जो पंचायती राज व्यवस्था यहाँ से इनकी शुरुआत की गई। और जब हम लोग देखते हैं तो इसको बाद में फिर कानून भी बना दिया गया, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 2 लाए गए, 94 के अंदर लगभग ये लागू हो गए। जब हम लोग देखते हैं इसमें तो इसमें कुछ प्रोविजन हुए जिसमें 3 आधार रखे गए, इसमें कुछ जो कमिटीज है वो भी बैठी, लेकिन जब हम लोग पंचायती राज पढ़ेंगे और नगर पालिका पढ़ेंगे तो हम लोग इसको वहां से आराम से डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा बेस तैयार करें समझने के लिए। तो पंचायत है, फिर इसके ऊपर जो और व्यवस्थाएं हैं हम लोग उसको पढ़ेंगे। ऐसा ही नगर पालिकाओं में फिर व्यवस्था की गई। तो पंचायत जो ग्राम स्तर पर है तो सबको अलग अलग चीजें, कहीं पर नगर पंचायत कही है, कहीं ग्राम पंचायत बोलते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट में व्यवस्थाएं हैं। जो कानून बन गया तब जाके फिर ये आप देखते हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन हम लोग अब यहाँ से पढ़ते हैं आगे, और समय का ध्यान में रखते हुए भी हम लोग जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। मैंने एक जो बैकग्राउंड था वो मैंने आपको बता दिया, ये गैर न्यायोचित है। संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके जो 51 है वहां तक व्यवस्था की गई है। 36 में इसमें जो राज्य की परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में मूल अधिकारों में दी गई थी भाग 3 के अंदर, वो सेम टू सेम है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है वो सारी चीजें। और राज्य के अंदर किनको शामिल किया गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो स्थानीय सरकार, जो भी गवर्नमेंट से जिनको फंड मिलता है या फिर जो व्यवस्था अटैचमेंट होती है उन सभी को यहाँ पर रखा गया है। जुडिशरी को इसके दायरे में, जब वो प्रशासनिक रूप से जब काम करती है तो इसको इसके दायरे में रखा गया है, और प्रशासनिक रूप से इसमें नहीं रखा गया क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है। और अगर इसको इसमें अधीन में रख देंगे तो फिर क्योंकि ये इसको जस्टिफाई करने के लिए भी कौन बैठी है, क्योंकि न्यायपालिका खुद ही है, और तो अपने खिलाफ ही ऐसा फैसला कैसे करेगी वो। तो इस आधारों को यहाँ पर रखा गया। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, आप आराम से पढ़ते जाइए और समझते जाइए। जब आप इनको देखेंगे और उसके बाद जब क्वेश्चन होंगे लास्ट में तो आपको सारे क्वेश्चन A to Z आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वो आपको रिलेवेंट मिलेंगे कि क्वेश्चन इसी से बन रहे हैं, इसी बाहर नहीं जा रहे हैं। और जो वीडियो बनेगा ये पूरा डीपीएसपी का कंप्लीट बनेगा, और इस वीडियो से फिर बियॉन्ड जाके बाद में क्वेश्चन आपका जो है वो नहीं बनना, इसमें से आपका मिल जाएगा वो। देखते हैं, पहला है समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत, इसका आधार क्या है, क्या लक्ष्य था इसका, सामाजिक और आर्थिक समानता लाना, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो समानता है वो लाना। सामाजिक समानता, जो सामाजिक स्तर थे, शिक्षा के थे, रोजगार के थे, इसके अलावा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण,
ये जो जीवन यापन के जो और आधार थे वो सारे यहाँ पर आयाम शामिल है कि इनमें असमानताएं नहीं हो, क्योंकि एक के पास शिक्षा का स्तर ज्यादा है, दूसरा उसे वंचित रह जाए। तो राज्य का दायित्व है कि वो जो व्यक्ति जो इस पायदान पे, निचले वाले पायदान पे, तो इसको इस स्तर पर लेकर आए, चाहे वो कोई भी व्यवस्था करे उसके आधार पर योजनाएं लेकर आए, या उनके लिए चाहे आरक्षण की व्यवस्था करें, या फिर इनके लिए कुछ जो कंसेशन है वो दें, कुछ भी हो, वो सारी चीजें इसमें शामिल है। समानता लाना ना, फिर पढ़ रहे संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना। जो संसाधन है भारत के अंदर उनका न्यायोचित, मतलब ये है बिना किसी भेदभाव के और बिना कोई अन्याय के आप क्या कर सकते हैं, जो संसाधन है वो जिस आदमी को जरूरत है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये दायित्व किसका होगा, सरकार का या राज्य का। इसमें आर्टिकल 38 हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार। फिर इनमें कुछ चीजें ऐड की गई, 39A, 39B, 39C, 39E, 39F ऐसे। फिर 41 इसमें शामिल किया गया है, हम लोग इनको डिटेल से पढ़ेंगे आगे, एक बार देख लेते हैं। 40 ये 42, फिर इसमें 43 ये इसमें शामिल है। फिर गांधीयन जो सिद्धांत है इसको हमने समझ लिया, पर मैंने एक बार इसको रखा है कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल है, इनका जो लक्ष्य है वो क्या है, ग्रामीण आत्मनिर्भरता। हम लोग देखते हैं कि पहले जब भारत एंशिएंट हिस्ट्री में देखते हैं तो पहले हम लोग भारत को जैसे सोने की चिड़िया बोलते थे, तो उसका आधार क्या था, क्योंकि भारत जो था वो सेल्फ डिपेंड था। वो मतलब हम लोग जो आयात करते थे वो आयात दूसरे लोगों से बहुत मिनिमम करते थे, हम लोग निर्यात करते थे, और अपने जरूरत की जो चीजें थी वो हम लोग खुद बना लेते थे और तैयार कर लेते थे। इसीलिए कहा गया कि ग्रामीण आत्मनिर्भरता, यदि ग्रामीण सशक्त हो जाएगा, मतलब गांव सशक्त हो जाएंगे, तो राष्ट्र अपने आप सशक्त हो जाएगा। क्योंकि सबसे हमको क्या है, जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है उसको ध्यान में रखना है, वो वंचित नहीं रहना चाहिए। पंचायती राज जैसा कि मैंने बता दिया आपको। फिर बाद में सामाजिक न्याय और अहिंसा पर आधारित है समाज, क्योंकि सामाजिक न्याय होगा तभी जो राष्ट्र है वो सशक्त होगा और कोई क्वेश्चंस नहीं बचेगा यहाँ पर। अगर ये सामाजिक न्याय नहीं होगा तो बाद में फिर दिक्कत ही दिक्कत है, और वो जिम्मेदारी किसके ऊपर बढ़ेगी, राज्य के ऊपर बढ़ेगी। राज्य अपना जो दायित्व है फिर अपने संसाधनों का इस्तेमाल इस सामाजिक न्याय के आधार पर लगा देगा, तो भारत जो सर्वोच्च शक्ति बना, जो विश्व या ग्लोबल लेवल पे जो अपने आप को एक विकसित देश बनाना चाह रहा है, तो वहां से क्या होगा, वो दूरी बनाता रहेगा। तो अगर सामाजिक न्याय साथ में चलता रहेगा तो इससे क्या होगा, आर्थिक प्रगति होगी, आर्थिक प्रगति होगी तो राजनीतिक प्रगति होगी, और राजनीतिक प्रगति होगी तो उसे सामाजिक आधार मजबूत होगा, और सामाजिक तीनों आधार अगर मजबूत होंगे तो बाद में फिर क्या होगा, भारत अपने आप क्या होगा, जो भारत के नागरिक है वो सशक्त होने लग जाएंगे, और जब भारत के नागरिक सशक्त होने लगे तो राष्ट्र अपने आप सशक्त हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो बाहरी हस्तक्षेप है वो मिनिमम कम देखने को मिलेगा, और भारत अपने आप में क्या होगा, जो ग्लोबल नेशन के जो सूची है उसमें अव्वल दर्जे में अपने आप को रख सकता है। तो ये कई सारे जो आधार हैं वो है लेकिन इनकी वंचना के आधार पर क्या होगा, दिक्कत ही दिक्कत होगी। सरकार अपने कर का आधार किसके ऊपर लगा देगा, लोगों की जरूरत के ऊपर, तो फिर जो आर्थिक प्रगति है वो नहीं हो पाएगी। हम लोग जब आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे तब हम लोग इसका डिटेल से जो है वो चर्चा करेंगे। हम लोग इसमें पढ़ते हैं, देखो आर्टिकल 14, फिर बाद में पंचायतों का गठन की बात हुई, आर्टिकल 43, 43, 46 और इसके अलावा 47, 48 ये इसमें शामिल है। फिर ये उदार और बौद्धिक, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, इनकी बात की गई है। ये कौन से मुद्दों को उठा रहे हैं, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है, हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बाद में फिर इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। मतलब ये है कि जो भारत के जितने नागरिक हैं और जो स्टेट में फैले हुए हैं उन सभी के लिए एक नियम लागू होगा। जैसे विवाह का आधार, सभी कम्युनिटी के अलग अलग आधार थे, अलग अलग कानून थे। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग था, मुस्लिम जो विवाह अधिकार था वो जो कानून था वो अलग था, हिंदू मैरिज एक्ट अलग था, तो ऐसे सबके अलग अलग थे तो सबके मैरिज के जो राइट्स हैं या जो एक्ट अधिनियम था वो सबका अलग था। तो कहा गया कि भाई एक अलग अलग व्यवस्था ये नहीं हो, तो जो भारत के नागरिक है सबका एक में इंक्लूड कर दिया जाए। मतलब एक कानून के आधार पर चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, सभी जितने भी नागरिक हैं सबके लिए वो एक नियम लागू हो, सभी के लिए एक व्यवस्था लागू हो, चाहे वो विवाह का आधार हो या फिर वो अन्य जो जितने भी इनसे जुड़े हुए पहलू हैं वो सभी हो। लेकिन आप देखते हैं कि भारत में जो पुर्तगाल का जो शासन था वो जो गोवा में आप देखने को मिलता है, हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर तो जो उसका आधार था, तो उसका बैकग्राउंड जो था
वो वहां पर क्या है, एक्टिवेट देखने को मिलता है। एक्टिवेट का मतलब है कि उस बेसिस के आधार पर वो व्यवस्थाएं वहां देख स्टेबल होती हुई दिखाई देती है, वो चल रही है वो। लेकिन वो एक जो कानून बनाने का आधार है वो नहीं है वहां पर। लेकिन पहला जो राज्य है भारत का, वो उत्तराखंड राज्य बना। उत्तराखंड राज्य बना 2022 में, ये उसके मैनिफेस्टो में डाला गया। 2024 के अंदर ये कानून 2025 के अंदर लागू हुआ। उसमें कुछ चीजों को छोड़ दिया गया कि वहां की जो जनजातियां हैं केवल उनके ऊपर वो चीजें जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लागू नहीं होंगे, बाकी सबको। इसका मतलब जो अनुसूचित जनजाति के जो वहां पर जो लोग हैं, उनके जो संस्कृति है, उनका जो कल्चर एस्पेक्ट है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखा गया। लेकिन बाकी लोग हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की गई, चाहे वो रिल जो इनके जो मैरिज के आधार हो, या फिर इसके अलावा जो लिव इन रिलेशनशिप है, इनके पैरामीटर डिसाइड किए गए, और जो अन्य भी आधार हैं तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिटेल से। अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, न्याय प्रणाली को मजबूत करना, पर्यावरण की रक्षा। आज एनवायरमेंट कितना बड़ा इशू हो गया। आप देखते हैं कि जो अरावली की बात है वो कितना बड़ा इशू चल रहा है, लेकिन आप कहां पढ़ रहे हैं उसको? आप उसको पढ़ रहे हैं यहां पर पर्यावरण का। और सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट दोनों का जो वहां पर जो जजमेंट है, जो आइडिया, जो विचार है, जो उनकी परिभाषाएं हैं जिनमें परिवर्तन किया गया है, तो उन सारी चीजों को लेकर। लेकिन अगर इस मुद्दे पे बात करेंगे तो फिर डिटेल से बात करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि इसके अगर मैं एस्पेक्ट बताऊंगा, फिर आपको ग्राउंड लेवल से चीजें बताऊंगा, तो जो आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो चीजें अलग मिलेगी आपको, और जो फिर मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बता सकता आपको। जो भारत का राजपत्र में जो ये एक्ट बना है, जिसके लिए बात की गई है, उस चीज को आप पढ़िए अच्छे से तरीके से, तब जाकर आप क्या करेंगे, न्याय कर पाएंगे। जब तक आप चीजों को, उसका जो भौतिक आधार है, उसका सामाजिक आधार है, उसका आर्थिक आधार है, उसका राजनीतिक आधार है, उसका पर्यावरण आधार है, उसका नैतिकता के आधार पर है, सामाजिक न्याय की बात है, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है, जो ग्लोबल वार्मिंग की बात है, क्लाइमेट चेंज की बात है, वहां के जो संसाधनों का वितरण है वो उसकी बात है, फिर यहाँ पर जो लिबरल थ्योरी है उनकी बात है। तो आप कई सारे एस्पेक्ट देखेंगे इनमें। मैं आपको एक एक चीजों के ऊपर डिस्कशन कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पर वो चीजें जो है डिस्कशन के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा बन जाएगा। इसमें आर्टिकल 44, फिर ये जो आर्टिकल 44 है, इसको मूल अधिकार में क्या किया गया, डाल दिया गया। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए, बालक हैं या बालिकाएं हैं, उनके लिए जो कंपल्सरी एजुकेशन है उनके लिए व्यवस्था की गई यहां से। फिर आर्टिकल 48, 49 और 50, 51 ये यहाँ पर बात की गई। इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुए, कुछ चीजें जोड़ी भी गई, हम लोग इसे यही देख लेते हैं साथ में, फिर और आर्टिकल के साथ में भी वो जुड़े हुए। आर्टिकल 39A, 42वां संविधान संशोधन 1976, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता। जब आप न्याय के लिए कहीं पर जाते हैं, जुडिशरी में कहीं पर भी, तो आपके लिए अगर किसी व्यक्ति के पास में, वो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके पास न्याय पाने के लिए जो मिनिमम पैसा है वो भी नहीं है, तो उसके लिए कानून में व्यवस्था की गई है कि ऐसा इसमें प्रोविजन किया जाए। लेकिन आप उसके लिए मैंडेटरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसमें है, डीपीएसपी के अंदर है, मूल अधिकारों में नहीं है। आप जैसे जाते हैं नालसा जो है वहां पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा जो पारिवारिक जो न्यायालय है वहां पर जा सकते हैं, लोक अदालतें हैं वहां पर जा सकते हैं। इसके अलावा जो कानूनी रूप से और संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, कई सारी चीजें हैं, वो आप वहां जा सकते हैं, वो आपकी हेल्प भी करते हैं। आर्टिकल 31A, ये क्या, 42वां संविधान 1976, उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी। आर्टिकल 45, 86वां संविधान संशोधन 2002, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क। अब इसको कहां इंक्लूड किया गया, आर्टिकल जो 21A है उसके अंदर जो मौलिक अधिकार है उसमें कनेक्ट किया गया है इसको। आर्टिकल 48A, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसमें पर्यावरण की रक्षा और सुधार की बात की गई है। हम लोग इसको, जो इसका आधार है वो मूल कर्तव्य में भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी इसको पढ़ रहे हैं। कभी कभी इन दोनों को क्या करते हैं, एक ऑप्शन में डाल के वो पूछ लेता है क्वेश्चंस, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। पर्यावरण का संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा, तो कर्तव्य में पढ़ेंगे तो पर्यावरण का हमको संरक्षण करना है, और यहाँ पर क्या है, पर्यावरण की रक्षा। जब क्वेश्चन में ऑप्शन देगा तो वो क्या करेगा,
डीपीएम जो नीति निर्देशक तत्व है, इनमें जो आर्टिकल 48A है तो इसमें पर्यावरण का संरक्षण डाल देगा वो, जबकि यहाँ पर क्या है, पर्यावरण की रक्षा है। एक डिफेंस में आ जाता है, एक कंजर्वेशन में आ जाता है। तो जो वो है ये सिक्योरिटी में आ रहा है और वो जो कंजर्वेशन में आ रहा है, संरक्षण में आ रहा है। तो कर्तव्य में जो आएगा वो संरक्षण की बात करता है और यहाँ पर रक्षा की बात करते हैं। ध्यान रहिए इस बात का। अब पढ़ते हैं हम लोग भाग 4 आर्टिकल 36। अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग। इसमें परिभाषा दी हुई है। इस भाग में जब तक संदर्भ या अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों को लेकर दिया हुआ है, जो आर्टिकल 12 में दिया हुआ है। आर्टिकल 28 के मसौदे पर इसका कनेक्शन है यहां से। 19 नवंबर 1948 को चर्चा हुई। इसने संविधान के मसौदे के भाग 4 की शुरुआत की और जिसका शीर्षक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत था, और इस संदर्भ में राज्य के अर्थ को परिभाषित किया गया। बहस की शुरुआत की विधानसभा के एक सदस्य द्वारा भाग 4 के शीर्षक में निर्देश के स्थान पर मौलिक शब्द के प्रयोग का प्रस्ताव रखने से हुई। सदस्य ने बताया कि समिति के पूर्व चरणों में भाग 4 का शीर्षक शासन के मौलिक सिद्धांत था और उनको जानना था कि शीर्षक क्यों बदला गया। सदस्य को स्पष्ट किया गया, क्या स्पष्ट किया गया कि निर्देश जो है वो स्टेट को दिया जा रहा है ना, कि शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया कि भाग 4 में जो निहित सिद्धांत है वो मौलिक शब्द को जानबूझकर इसलिए हटाया गया क्योंकि भाग 4 को भाग 3 मौलिक अधिकारों से अलग किया जा सके, क्योंकि एक न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है। इसलिए एक के लिए हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं और इनके लिए नहीं जा सकते। एक अन्य संशोधन में राज्य शब्द को राज्य से बदलने का प्रस्ताव रखा। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने इसका विरोध किया और तर्क दिया कि मसौदा संविधान में राज्य शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया गया है। क्योंकि राज्य का, जब मैंने बताया था स्टार्ट में कि एक राज्य का मतलब क्या किया गया है, एक राज्य का मतलब है जिसके अंदर एक निश्चित भूभाग हो, उसका एक संविधान हो, उसमें एक संगठित सरकार हो, उसकी संप्रभुता हो, तो एक वो आधार रखा गया। एक जो आर्थिक आधार पर अलग बात करेंगे, जो आर्टिकल 12 है उसमें राज्य की बात अलग कही गई है और इसमें भी अलग, तो अलग अलग डाइवर्सिटी से इन बातों को रखा गया। अब यहां पर अलग अलग फर्क है, इसलिए इन्होंने ये बात कही, विभिन्न अर्थों में किया गया। तीसरे भाग में प्रयुक्त जो राज्य शब्द है वो चौथे भाग के लिए सबसे उपयुक्त है। पंचायतें, जिला, इसके अलावा स्थानीय बोर्ड, अनुच्छेद 12 में देखें जो मौलिक अधिकारों में राज्य के अंतर्गत आते हैं। निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक संस्थाएं हैं ये। इस अनुच्छेद को उसी दिन बिना किसी संशोधन के अपना लिया गया। कौन से दिन? 19 नवंबर 1948 को। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें आर्टिकल 36 क्या है। इसमें कुछ पहलू, राज्य की परिभाषा। भाग 4 बीपीएसपी के लिए राज्य में कौन सी चीजें शामिल होगी? भारत सरकार, संघ या राज्य विधानमंडल, भारत के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल है आर्टिकल 12 के समान। जिसको गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट द्वारा जिसको फंड जाता है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। यह सरकार से वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ी हुई है। उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। न्याय संगतता का अभाव। तो मौलिक अधिकारों के विपरीत डीपीएसपी न्यायालयों द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, जैसे कि मैंने बता दिया कि ये गैर न्यायोचित है। शासन में मूलभूत, यद्यपि इन्हें लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी राज्य के कानून बनाने के लिए इनका जो मूलभूत कर्तव्य है वो इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। इनका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इन्हीं के आधार पर बाद में कानून बनते हैं। मार्गदर्शक सिद्धांत, ये एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करते हैं। राज्य को सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण, समान वेतन, बेहतर जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे उद्देश्यों की ओर निर्देशित करना, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। हम लोग पढ़ते हैं भाग 4। अब इसमें आर्टिकल 37, यह इस भाग में निहित
सिद्धांत का अनुप्रयोग, कि इस सिद्धांत का अनुप्रयोग किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है वो करते हैं। क्या प्रावधान है कि इसमें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकेगा, किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, परंतु इसमें निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य मतलब सरकार, कि वह कानून बनाते समय इस सिद्धांतों को क्या करेगा, वो लागू करेगा। अनुच्छेद 29 के मसौदे पर हम लोग पढ़ रहे हैं 37, लेकिन इसका अटैचमेंट है उससे 19 नवंबर 1948 को विधानसभा में क्या हुआ, डिस्कस हुआ। संविधान के भाग 4 के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करने पर यह मसौदा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रवर्तन के संबंध में संस्थागत श्रम विभाजन को प्रस्तुत करता है और स्पष्ट रूप से कहा गया है, क्या कहा गया है कि सिद्धांतों का जो कार्यान्वयन है, एजुकेशन है, वो पूर्णतः राज्य का अधिकार क्षेत्र होगा, न कि न्यायालय का। जो ये आर्टिकल्स नीति निर्देशक तत्वों में दिए हुए हैं, ये केवल राज्य के अधिकार, सरकार के आधार पर तय किए गए हैं, न कि न्यायपालिका के आधार पर। न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। विधानसभा में निर्देशक सिद्धांतों को कानूनी बल देने पर एक संशोधन पेश किया गया और कुल मिलाकर बात है कि इसमें कानून के बल पर सिद्धांत केवल कोरी इच्छाएं बनकर रह जाएंगे। सदस्य ने आगे तर्क दिया, क्या दिया कि महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों किसी भी प्रावधान को कानूनी रूप से लागू न करने से न्यायपालिका संविधान में फिर लागू करने में क्या हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी। इसके अलावा यह तर्क दिया कि जो औपनिवेशिक शासन के दौरान सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों की उपेक्षा की गई थी, जैसा मैंने पहले बताया, वो स्वतंत्र भारत में उन्हें प्रभावी बनाना अनिवार्य था और इस प्रयास के लिए कानूनी परिवर्तनीयता जो है अत्यंत महत्वपूर्ण थी, कि जो पहली व्यवस्थाएं थी उनमें चेंज करके आज की जरूरत के हिसाब से इनके लिए क्या की जाए, व्यवस्था की जाए। और 19 नवंबर 1948 को इसको अपना लिया गया, आर्टिकल 37 को। इसमें वही चीजें हैं जो मैंने बता रखी है। भारतीय संविधान 37 कहता है कि राज्य जो डीपीएसपी है ये किसी भी न्यायालय में लागू नहीं होगा, न्याय संगत नहीं है, लेकिन देश के शासन के लिए ये एक मौलिक आधार है। न्यायपूर्ण समाज के लिए कानून बनाने, इन सिद्धांतों को लागू करना या राज्य या मतलब सरकार का कर्तव्य होगा। डीपीएसपी को लागू न करने पर सरकार पर मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। फिर भी ये दिशा निर्देश सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में भी भूमिका निभाते हैं। इसके कुछ पहलू है, ये अपरिवर्तनीय है, मतलब गैर न्यायोचित है, इसमें जो है न्यायालय में डायरेक्ट नहीं जा सकते, इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि ये इन फ्यूचर भविष्य में जब जरूरत होगी, आवश्यकता होगी और भारत के पास संसाधन होंगे तो इनको क्या होगा, लागू कर देंगे वो, जब जरूरत होगी तब। शासन के लिए मूलभूत राज्य का कर्तव्य होगा कि वो समय समय पर इस सिद्धांतों को लागू करने में जो सरकार की जिम्मेदारी है उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट करे। कल्याणकारी आकांक्षाएं, डीपीएसपी का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्राप्त करवाना। इसका महत्व क्या है, इस जो एक मार्गदर्शन के रूप में है, ये न्यायिक व्याख्या है। न्यायपालिका अक्सर कानूनों की व्याख्या करने और यह जानने के लिए कि डीपीएसपी का उपयोग करती है क्या कानून संवैधानिक लक्ष्यों के अनुरूप है, जैसा कि केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में हुआ और मिनर्वा मिल्स ऐतिहासिक मामलों में भी इसके बारे में बात की गई। हम लोग केस पढ़ेंगे तो बता देंगे। ये लचीलापन है, इनके लागू न होने पर सरकार की संसाधनों और परिस्थिति के अनुसार इन्हें लागू करने की जो सुविधा है वो मिलती है। मतलब जैसी आवश्यकता पड़ती है, जितने संसाधन है उसके अकॉर्डिंग व्यवस्थाएं करना, ये व्यवस्था है इसमें। आर्टिकल 38, राज्य का दायित्व है कि वह जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करे। राज्य या यथासंभव प्रभावी ढंग से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके जनता के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा। राज्य, ये पहला उसका आर्टिकल 38 है, उसका पहला पॉइंट है। ये दूसरा, राज्य विशेष रूप से आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा
जो आर्थिक असमानता है उसको कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 30 और जो आज बात कर रहे हैं हम लोग आर्टिकल 38 जिसका इससे कनेक्शन है के मसौदे पर 19 नवंबर 1948 को संविधान सभा में बहस हुई और राज्य को लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने हेतु सामाजिक परिवर्तन में संलग्न मतलब जोड़ने होने का निर्देश दिया गया। हम लोग इस पे फिर चर्चा हुई, डिस्कशन हुई, और इसको फिर कब संविधान में एक समाजवादी लोकतंत्र शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक था, और इसमें कहा गया कि जो इसका महत्व है ये इसके कार्यान्वयन को लेकर चिंता भी व्यक्त की गई, और उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 के निर्देशों के जो संग्रह था उनका हवाला दिया कि ये प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के समान ही थे, क्योंकि ये कुछ संवैधानिक प्राधिकारियों को निर्देशित थे। उन्हें तर्क दिया कि 1935 के अधिनियम में इनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रावधान ऐसे थे, और दूसरी ओर भारतीय संविधान में ऐसे कोई प्रावधान नहीं थे। दूसरी ओर भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, वे ऐसे थे उच्चतर प्राधिकारी की मांग कर रहे थे जो डीपीएसपी के कार्यान्वयन की निगरानी कर सके और उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई कर सके। मतलब यह है कि यदि डीपीएसपी का कोई उल्लंघन करता हो तो उसके देखरेख के लिए एक ऐसा अधिकारी उच्च लेवल का नियुक्त होना चाहिए। यदि इनका उल्लंघन होता है तो वो उसके लिए कुछ कार्रवाई कर सकते हैं इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए। और इन पे कई सारे डिस्कस हुए, और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। कब किया गया? 19 नवंबर 1948 को, आर्टिकल 38। क्या है इसमें? तो कल्याण को बढ़ावा देना, खंड 1। इसमें फिर राज्य को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए काम करना चाहिए जहां न्याय कौन कौन से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी राष्ट्रीय संस्थानों को सूचित करता है। पहला पॉइंट तो ये है इसमें, इसका सब क्लोज 1। फिर दूसरा क्या है? असमानताओं को कम करना। खंड 2 में राज्य का यह विशिष्ट कर्तव्य है, स्पेशल ड्यूटी है उसकी, कि वह आय असमानताओं को कम करे और व्यक्तियों और विभिन्न समूह, क्षेत्रीय और व्यवसायिक के बीच स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को क्या करे? समाप्त करे। निर्देशक सिद्धांत, यह सरकार के लिए एक मूलभूत निर्देश है, दिशा निर्देश है। हालांकि यह न्याय संगत नहीं है, न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। कल्याणकारी राज्य का ये क्या है? आदर्श है। 44वां संविधान संशोधन 1978, जब सरकार चेंज हो गई थी इंदिरा गांधी की और मोरारजी देसाई की जो जनता दल की सरकार आई थी, तब ये क्या हुआ? अमेंडमेंट लाया गया। आर्य संविधान से प्रेरित होकर असमानताओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दूसरा खंड भी जोड़ा गया। हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 39, राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति निर्देश में कुछ सिद्धांत हैं, उनको पढ़ते हैं। इनमें कुछ कौन कौन से पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है 39(1), नागरिकों, पुरुषों और महिला दोनों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, रोटी, कपड़ा, मकान। समुदाय के भीतर, दूसरा सब क्लोज जो है या भी है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए जिससे सम्मान हित की सर्वोत्तम सेवा हो सके। तीसरा पॉइंट कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम स्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण, जो सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, आम जनता के लिए हानिकारक नहीं हो। मतलब कि धन और उत्पादन, प्रोडक्शन जो किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, वो ऐसा कोई मोनोपोली स्ट्रक्चर में ना हो कि वो जो आम जनता है उनके लिए हानिकारक नहीं हो, मतलब उनके हाथ में कुछ चीजें ना बचे। मतलब यदि सेंट्रलाइजेशन हो गया या फिर मोनोपोली होने लगी, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति उत्पादन करता है, मैं एग्जांपल देता हूं
कि पेन का एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल दे देता हूँ कि पेन का उत्पादन करता है और वो पूरे भारत के अंदर एकमात्र अगर मान लो उत्पादन करने वाली कंपनी है, तो वो अपनी मर्जी से वो क्या करती है, वो इसके दाम जो है वो बढ़ा सकती है, जितने चाहे उतने उत्पादन कर सकती है, उतने घटा सकती है, उसके ऊपर वो मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए। इसी आधार पर कहा गया कि यदि ये आवश्यक जो आजीविका के जो आवश्यक साधन है, यदि उन पे अगर कोई मोनोपोली करने लग गया, चाहे वो सरकार हो या निजी क्षेत्र का कोई संस्थान हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, अगर वो ऐसे करने लग गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि संसाधनों का संकलन आम जनता के लिए हानिकारक नहीं हो, सब तक जो पहुंच है वो सुनिश्चित हो। पुरुषों और नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन। अब आप देख रहे हैं 8% समय में, आखिर जब भारत आजाद हुआ उस समय ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं थी, क्यों लागू नहीं हुई? आज समान कार्य के लिए समान वेतन, प्रॉपर जो टाइम दिया गया है, और आज जो श्रम से संबंधित जो नया अमेंडमेंट आया है और जो नई व्यवस्था आई है, जो नए कानून आए, उसमें आप देखते हैं कार्य की जो गारंटी है प्लस कार्य का जो समय है, उसके अंदर जो इंश्योरेंस जो बीमा पॉलिसी है उसकी बात की गई है, उनके संरक्षण की बात की गई है, हर एक चीज पैरामीटर को रखा गया। ये बात पहले क्यों नहीं रखी गई? क्योंकि कहा गया कि इन चीजों को लागू करने के लिए जब भारत जैसे जैसे आर्थिक रूप से सशक्त होगा वैसे वैसे इन प्रोविजनों को क्या करेगा, ऐड करता जाएगा। उससे पहले वो व्यवस्था ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उनके लिए जो पहुंच सुनिश्चित करनी है उसके लिए भी अभी वो तैयार नहीं है। हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शक्ति और बच्चों की कोमल आयु का दुरुपयोग न हो और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के कारण ऐसे व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए मजबूर न किया जाए। हम लोग आर्टिकल 23-24 पढ़े इसमें, जो उनकी उम्र या शक्ति के अनुकूल नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि आप 10 साल के बच्चे से 50 साल के व्यक्ति का काम करने वाला जो काम है वो आप करवा रहे हैं, या फिर जो काम पुरुष जो करते हैं वो काम आप जबरन महिला की इच्छा के विरुद्ध आप क्या करवा रहे हैं, उससे करवा रहे हैं, या फिर पुरुष हो, स्त्री हो, या फिर कोई भी आम नागरिक हो, अपनी इच्छा के विरुद्ध अगर उससे काम करवाया जा रहा है, काम के प्रति उसका शोषण किया जा रहा है, वो चीजें नहीं। ये मतलब है इसका। तो राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उन सारे पैरामीटर को ध्यान में रखे, बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा जो डिग्निटी है उसकी स्थितियों में विकसित होने के अवसर और सुविधा दी जाती है। बचपन और युवावस्था को शोषण और नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाया जा सकता है। फिर आर्टिकल 39 है, इसके अंदर थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ये जो मसौदा है ये 22 नवंबर 1948 को इसके ऊपर क्या हुआ, बहस हुआ, डिस्कस हुआ। इसमें एक सदस्य ने धारा 3 को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि राज्य को धन के संकेंद्रण को रोकने का निर्देश दिया गया, और उसने एक संशोधन प्रस्ताव रखा कि तर्क दिया, क्या तर्क दिया कि जब तक विधानसभा की योजना साम्यवादी राज्य स्थापित की नहीं है। साम्यवादी का मतलब समझ रहे हैं? हम लोग जब पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेंगे तब समझेंगे, लेकिन समझा देता हूं आपको। एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक आइडियोलॉजी पढ़ते हैं, वो है मार्क्सवाद की। वो कहता है कि जो साम्यवादी जो व्यवस्था है इसमें जो शासन है वो सरकार का भी इतना हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और पूंजीवादियों का तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो शासन है वो किनके हाथ में रहना चाहिए, जनता लोगों के पास में, सत्ता इनके हाथ में रहना चाहिए ग्राउंड लेवल में। जब ये लोग अपने हाथ में शासन रखेंगे तो ये अपने लिए जो उचित कार्यवाही है, उचित न्यायोचित व्यवस्था है, वो स्टेबल अपनी जरूरत के हिसाब से करेंगे, और धन का जो व्यवस्था होगी या धन की जो भी उचित व्यवस्था होगी ये अपने अनुरूप कर पाएंगे। मतलब अपना पैसा अपने लिए कैसे उपयोगी बनाना है और अपने लिए विधान कानूनी व्यवस्थाएं कैसे स्टेबल करनी है और कैसे चलाना है, वो सब लोग हैं वो ये ग्राउंड लेवल पे लोग करेंगे। इस पे कोई किसी के ऊपर शोषण करने वाला नहीं रहेगा और ना ही इनके ऊपर शोषण होगा। उन लोगों को क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे। आप इसे कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लोग इसे डिटेल से पढ़ेंगे, मैंने एक थोड़ा सा जो ब्रीफ में आपको बता दिया,
एक शॉर्टकट में चीजें बता दी ताकि ये पता चले कि सरकार का भी इतना हस्तक्षेप नहीं हो कि सरकार इनके ऊपर मोनोपोली या फिर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लग जाए। राज्य का हस्तक्षेप न के बराबर हो। इसमें भी दो पॉजिटिव एसेंस हैं, एक नेगेटिव धारणा है, एक पॉजिटिव धारणा, कि राज्य की अगर व्यवस्था रहती भी है तो उसका हस्तक्षेप कम से कम, लेकिन वो वेलफेयर वाली होनी चाहिए, कल्याणकारी, और जनता के प्रति वो उत्तरदायी हो। और जो नकारात्मक वाली है उसमें तो साफ साफ कहा गया कि इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और पूंजीवादियों का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो जनता है, आम जनता है, ये अपने हितों की जो व्यवस्था है वो खुद करे। इस बात में ये बात कही गई है। और भी बात की गई कि समाजवादियों द्वारा प्रस्तावित आर्थिक प्रणाली मसौदा अनुच्छेद के अनुकूल थी, इसलिए संबंधित संशोधनों की कोई आवश्यकता नहीं थी। समाजवादियों का मतलब है कि जो राज्य की व्यवस्था है वो चलाएगी सरकार, लेकिन वो किसके परिप्रेक्ष्य में चलाएगी? जनता के हितों में, इनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए। राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं उनका प्रबंधन है वो इस हिसाब से स्टेबल करें या इस प्रकार से बनाए, विधि नियम, इनके अलावा उनके लिए योजनाएं या फिर और जो व्यवस्थाएं हैं वो जनता के अनुरूप हो, उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया हो, न कि उनको नाराज या उनके लिए गैर न्यायोचित वाला हो। यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सरकार अपने शक्ति का जो दुरुपयोग है वो ना करने वाली हो, ये चीजें हो। सरकार क्या करेगी? जनता या जिनके पास पैसा ज्यादा है उन लोगों से क्या करेगी? टैक्स वसूल करेगी। और उन टैक्स का इस्तेमाल किन के लिए करेगी? जो बाकी के आम लोग हैं, जिनके पास, जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, सामाजिक रूप से सशक्त नहीं है, राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं है, उनके जो जीवन शैली है उनके आधार को मजबूत करेगी। यहां से ये 22 नवंबर 1948 को संशोधित इस अनुच्छेद को अपना लिया गया। 22 नवंबर 1948 को